नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पे नेताजी। लेकिन आज हम बात करेंगे एक थोड़ी सी अलग भाषा में। हूँ स्वागत कर रहे हाँ अर्जुन राम मेघवाल जी राम 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 घणी खम्मा राम किया हो थे माने के खिला रहे हो। यूं तो थे कानून मंत्री और जो के कानून लगा रहे हो हमारे ऊपर। ओ कानून को नहीं, आप हमारी संस्कृति है। अबे मारे बेटे खेजड़ी हुए एक ट्री होता है बीरे लागे। अब हमारे बाजरो हुए बैठे हमारे एरिया में जट में रेवा बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ थे भी नौर भादरा रहो बटे भी नवलगढ़ अटे बाजरो है। बाजरे रे ऊपर घी और चटनी और सांगरी और साथ में दलियो और ओज को भुजिया रो साग है नहीं। भुजिया मारे नमकीन भुजिया हुए है, बड़ी भी है भुजिया भी है। मैं तब खाया थार खार देखा तो इरो जो को आनंद आवे नहीं, वो हमारी संस्कृति रो आनंद है। ये वास्ते नाश्ते में मैं नाश्तो भी करा और साथ साथ संस्कृति रो भी आनंद लेवा। आप तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी रहे, जितना सब देख लिया आपने 10 साल में। मोदी सरकार का ऐसा कौन सा काम है जिसके आधार पर आप 400 सीट पार कर रहे हैं? शुरू करिए पहले तो। सबसे मैंने घी दिया, मैं घी दे रही हूँ। सबसे बड़ा जो मोदी जी ने विश्वास अर्जित किया है लोगों का, ये बहुत बड़ा काम हुआ जी। जो हमारे नेतागण होते थे उनके बारे में लोग सोचते थे कि भी ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी ने उसको तोड़ा। जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं, जो नहीं कहते हैं वो भी करते हैं। कुछ ऐसी चीजें उनके देश हित में होती है जो हमारे संकल्प पत्र में नहीं है, फिर भी करते हैं। जैसे फिर भी करते हैं बहुत सी चीजें की ऐसे। जैसे बहुत से विषय ऐसा आए होंगे कि आयुष्मान जैसी योजना भी आ गई, जैसे उज्ज्वला जैसी योजना भी आ गई। अब उज्ज्वला योजना सरकारी पैसे से नहीं है ना, ये सरकारी पैसे से नहीं है। जो सक्षम थे जिन्होंने सब्सिडी छोड़ी, जिसका पैसा बचा उसकी योजना है। ऐसे मोदी जी ने कई नए नए काम किए हैं, नए इनोवेशन किए हैं, नवाचार किए हैं। इसलिए वर्क कल्चर बदल गई। वर्क कल्चर बदलते ही जनता में विश्वास पैदा हो गया। अब आप देखिए परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इसमें जो चोट कर रहे हैं ये साधारण काम नहीं है ना, ये साधारण काम हो भी नहीं सकता। परिवार आपके लिए फर्स्ट होगा, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। ये वर्क कल्चर चेंज हुई है ना ये वर्क कल्चर चेंज हुई है। मुझे बताया जाता है मंत्रियों के घर में परिवारवाद की जगह परिवार से भी झगड़ा हो जाता है देश के लिए ज्यादा काम करने के चक्कर में। ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं ऐसा कुछ नहीं है। जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे होंगे। मेरे तो परिवार में पसंद करते हैं मोदी जी के काम को कि 24 घंटे ही काम करना चाहिए। जब भगवान ने इतनी मोटी कुर्सी दे ही दी, फिर काम में भी चोरी, ये हमारे तो मिसेज पसंद ही नहीं करती। हमारी मिसेज तो मोदी जी के इस वाक्य को पसंद करती है कि हमें 24 घंटे काम करना चाहिए। जब इतना बड़ा पद मिल गया तो फिर बाकी क्या रहेगी? तो ये थॉट है हमारे परिवार में। तो आप परिवारवाद पर इतना अटैक करते हैं। जब हम इस समय बात कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां रही हैं। मिसाल के तौर पर राजस्थान में तो पेपर लीक हुआ, गहलोत की सरकार में हुआ। अशोक गहलोत जी उस समय मुख्यमंत्री थे। आपकी सरकार ने काम किया और उस पर आगे बढ़ा। तो क्या ये राजनीति के तहत है या फिर बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो गया है? इसमें राजनीति नहीं है जी। देखिए आरपीएससी एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है हर स्टेट में, जैसे हमारे सेंटर में यूपीएससी होता है। बच्चे विश्वास करते हैं कि यहाँ के लोग फेयर सिलेक्शन करेंगे। हुआ क्या, आरपीएससी में सिलेक्शन ही गलत हो गया। ऐसे चेयरमैन और मेंबर आ गए जिन्होंने पक्षपात करना शुरू कर दिया। युवाओं में संतोष हुआ, पेपर लीक हुए तो युवाओं पे विश्वास घट गया सरकार पे, और कहा कि तो आरपीएससी जैसी संस्था भी बेकार है। ये नहीं होना चाहिए था ना। हमने आकर के एसआईटी गठन की। एसओजी में जिन्होंने इस अपराध किया है उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम वापिस विश्वास प्रकट कर रहे हैं कि आरपीएससी जैसी संस्था पवित्र है, हमारे राज्य में पवित्र रहेगी, हम सिलेक्शन फेयर करेंगे, ये विश्वास कर। आपने पवित्रता की बात की। राम मंदिर की पवित्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई नेता कहते हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है इसलिए मंदिर अपवित्र हो गया क्योंकि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत की। देखिए ये जो लोग देश तोड़ने का काम कर रहे हैं और
जातियों में बांटने का काम करते हैं। वो नेशन फर्स्ट के कंसेप्ट में नहीं चल रहे हैं, उनके अपने एजेंडे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्क कल्चर को बदला है। आपने देखा होगा जातिवाद का भी जो जंजाल था, झंझट था, चुनाव में भी कम हुआ है, मिनिमाइज हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा गरीब गरीब है, चाहे वो किसी जाति का हो, महिला महिला है, उसका उत्थान होना चाहिए, युवा युवा है, उसका उत्थान होना चाहिए, अपर कास्ट का युवा लोअर कास्ट का, क्यों भाई ऐसा क्यों, किसान किसान है, उसका उत्थान होना चाहिए। वर्क कल्चर बदली है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये जो मुझे लगता है 500 वर्ष का इतिहास नहीं जानते हैं। श्री राम मंदिर के आंदोलन में जो साधु संत हुए हैं और जिन्होंने आंदोलन बरकरार रखा, सभी जातियों के लोग थे इसमें। सभी जातियों ने कहा राम हमारा है। और मुझे तो यूं तक लगता है, कई बार मैं जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाता हूं और अवध में जाता हूं तो मुस्लिम भी कहते हैं कि राम हमारा है। भाई राम और गंगा में क्यों भेद कर रहे हो, गंगा पानी हम भी नहीं पीते क्या? तो ये जो जातियों में बांट करके राजनीति जो कांग्रेस ने शुरू की थी, उस पर भयंकर चोट नरेंद्र मोदी। धर्म के नाम पर राजनीति बीजेपी करती है, बड़े ही सूक्ष्म तरीके से कह देती है कि कांग्रेस करती है राजनीति। नहीं, ये धर्म का विषय नहीं है जी, संस्कृति का विषय। दोनों में फर्क है। राम हमारी संस्कृति है, राम हमारे रोम रोम में है। मैं जैसे पश्चिमी राजस्थान से आता हूं, मारवाड़ से, हम लोग ऐसे खड़े होते हैं और हमारा अभिवादन ऐसे होता है कि आपके अंदर भी राम है, मेरे अंदर भी राम है, राम राम सा, राम राम सा। और इसको ऐसे करते करते हार्ट के नजदीक लाते हैं और हार्ट ही पवित्र होता है। ये हमारी संस्कृति है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। राम हमारी संस्कृति है। दक्षिण के बहुत सारे नेताओं ने कहा है कि भारत में हम विश्वास नहीं रखते हैं, ये इंडिया है। और ये भी कहा है कि राम पॉलिटिकल स्टंट है बीजेपी का। राम जी के भव्य मंदिर दक्षिण में बहुत है। राम जी नॉर्थ से साउथ गए तो राम संस्कृति का जो प्रभाव है साउथ के लोगों पर जबरदस्त है। ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं ना, वो देख नहीं पा रहे हैं। मोदी जी ने देखा भी है, मोदी जी ने इसको परखा भी है। और साउथ के लोग, मैं तो पांडिचेरी का इलेक्शन इंचार्ज था, मैंने देखा है राम वहां भी रोम रोम में है। खाली राजनीति करने वाले ये अपनी राजनीति करते हैं, बाकी राम रोम रोम में है। अच्छा रक्षा, मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब आप राम की बात कर रहे हैं तो खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राम मंदिर में भीड़ नहीं आ रही, अभी 1000 लोग नहीं आ रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने, क्योंकि वोट का जुगाड़ करना था, इसलिए बीजेपी राम मंदिर को जल्दी जल्दी। उनको जानकारी नहीं है सही। मैं आपको स्पष्ट, मैं कल उधर ही था, उधर में मिनिमम आंकड़ा 2 लाख डेली, मैक्सिमम आंकड़ा 5 से 7 लाख। ये स्तर है हमारे वहां राम मंदिर में जाने वाले। और नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, हर जाति वर्ग से लोग जा रहे हैं राम मंदिर का दर्शन करने। शायद उनको जानकारी नहीं है, इसलिए बिना जानकारी के अभाव में बोल गए। तो अगर 2024 में आपकी सरकार दोबारा बनती है, यानी तीसरी बार बनती है, तो वो कौन से 3 बड़े काम होंगे जो आपकी सरकार करेगी? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनने जा रही है, मजबूत सरकार। और मजबूत सरकार का मतलब है कि जो हमने लक्ष्य दिया है एनडीए 400 पार, ऐसी मजबूत सरकार बनने जा रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा, जो लक्ष्य हम निर्धारित करने जा रहे हैं, सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा रहेगा तीसरे टर्म में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बने। ये हमारा लक्ष्य रहेगा और ये हम 2027 तक ही पूरा करेंगे। ये भी एक टाइम फ्रेम है। नंबर 2, भारत विकसित राष्ट्र बने, इसकी मजबूत नींव हम रखेंगे हर सेक्टर में। अब आप देखिए, सेमीकंडक्टर का काम 1960 और 70 के दशक में शुरू हो जाना चाहिए था ना। 80 और 90 के दशक में तो बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए था ना। किसने सोचा सेमीकंडक्टर का काम कि कितनी जरूरत रहेगी टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर की? ये सेक्टर, ऐसे कई सेक्टर हैं, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट उसमें एक है, सेमीकंडक्टर उसमें से एक है। ये काम तेजी से बढ़ेंगे तो भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेगा।
दो, तीसरा भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान, जिससे एक बेंचमार्क तय होगा कि भारत ग्लोबल लीडर बन सकता है। जैसे योगा में ग्लोबल लीडर बना, जैसे आयुर्वेद में ग्लोबल लीडर बना, स्पेस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बना। स्ट्रेस मैनेजमेंट अनदर डिफरेंट एरिया है। लोग तनाव में रहते हैं, वो भारत की ओर देख रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। कुछ लोग हार्डवेयर में ही काम करते हैं, सॉफ्टवेयर की तरफ सोचते ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सॉफ्टवेयर की तरफ भी सोच रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है। जनता पीस चाहती है, जनता हार्मनी चाहती है, लेकिन तनाव बढ़ रहा है, उसको कैसे दूर करें। तो जो हमारे पुरखों ने हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके सिखाए, वो वर्ल्ड के लिए लाभकारी हो सकते हैं। ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये भी युग रहेगा। ऐसे बड़े बड़े काम होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों को स्ट्रेस देते हैं? काम देते हैं, और काम देना चाहिए। और काम देते ही नहीं है, फॉलोअप करते हैं। जैसे कि काम हुआ कि नहीं हुआ, ये 7 दिन में होना चाहिए था, क्या हुआ। तो ये ऐसे फॉलोअप करने वाले प्रधानमंत्री। आपकी कोई ऐसी निजी अनुभव हो जहां पर फॉलोअप कर लिया गया हो 2-3 बार और काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ था? देखिए, मेरा क्या मानना है, जब कोई भी प्रधानमंत्री जी मंत्रिपरिषद की बैठक में, या कभी कभी हमारे लॉ एंड जस्टिस का एजेंडा होता है, तो कैबिनेट की बैठक में जो काम बताते हैं वो हम नोट करते हैं। नोट करने के बाद घर आकर के हम फॉलोअप करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये 7 दिन में होना चाहिए या 15 दिन में होना चाहिए, उससे पहले ही पूरा कर लेते हैं। हाँ, उसमें कभी कभी कोई लगता है कि भाई ये काम उस क्वालिटी का नहीं हुआ, उस लेवल का नहीं हुआ, तो दोबारा मार्गदर्शन ले लेते हैं। इतना संवाद हमारा प्रधानमंत्री जी से रहता है, निश्चित रूप से रहता है। संवाद करते भी हैं वो। कानून की बहुत सारे ऐसे फैसले हुए, जैसे किसानों के कानून आए या फिर सामाजिक तौर तरीके बदले हैं। कानून मंत्रालय की कितनी बड़ी भूमिका रही है इसमें? देखिए, कुछ ऐसे कानून मैं बताऊंगा जिसने हमारी न्याय व्यवस्था को भी मजबूत किया, हमारी न्याय व्यवस्था को भी मजबूत किया और देश को भी मजबूत किया। जैसे कॉमर्शियल कोर्ट। कॉमर्शियल कोर्ट को जो हमने मजबूती दी, अब 2 परिवार लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। एक नाकाम पार्टनरशिप में था, मेरे को निकाल दिया, मुकदमे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। वो देखते थे कि हम तो इसके लिए एक्सपर्टीज नहीं है, क्या करें। तो हम कॉमर्शियल कोर्ट लेके आए और मजबूती से कॉमर्शियल कोर्ट हमारा काम कर रहा है। हम एनसीएलटी लेके आए, एनसीएलएटी लेके आए, हम डीआरटी लेके आए, हम डीआरएटी लेके आए, हम आईबीसी लेके आए। हम अब जो आपने कहा कि जो न्याय संहिता है उसको भी चेंज किया कि अंग्रेजों को राज करना था देश में, इसलिए वो दंड संहिता लाए, और हमें न्याय करना है इसलिए हम न्याय संहिता लाए। इतना फर्क है कंसेप्ट में भी और कल्चर में भी। एक सवाल, क्योंकि आप राजस्थान से हैं, थे हमारी भाषा मारवाड़ी को ऑफिशियल स्टेटस कद देस्यो? देखो, यहाँ है कि 8वीं अनुसूची एक संविधान में बनोड़ी है। 8वीं अनुसूची बीमे जी की भाषा मान्यता प्राप्त खातर वह वो गृह मंत्रालय जो काम है वे करे है। बीमे हमारे यहाँ से लंबे समय तक राजस्थान विधानसभा से एक सर्वसम्मति का प्रस्ताव नहीं था। वो हुआ 10-12 साल 15 साल पहले। होने के बाद यहाँ एक कमेटी बनी, कमेटी के बाद उसमें चर्चा हुई। उसी बीच में एक हिंदी का एक ग्रुप आगे आ गया। जयपुर में एक फेस्टिवल हुआ जिसका नाम है जयपुर फेस्टिवल। वहाँ हिंदी के लोग इकट्ठे हुए कि अगर भोजपुरी, ये 2 भाषाओं का एक बिल है, भोजपुरी और राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने का। तो उन्होंने कहा अगर भोजपुरी और राजस्थानी हमारे हिंदी से निकल जाएगी, हिंदी फोल्ड से, तो हिंदी हमारी कमजोर हो जाएगी और हम उसको संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलाना चाहते हैं। तो एक नया विषय आ गया। तो जो सीताकांता महापात्रा ने जो रिपोर्ट दी थी, जो हमारे साहित्यकार थे और अच्छी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के बाद एक नई अध्ययन इसमें शुरू हो गया। अब एक विषय नया और चल गया कि राज्य भी अपनी भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा दे सकते हैं
जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया को दे दिया, ऐसे एक विषय भी चल पड़ा है। तो भोजपुरी तो बिहार, यूपी और कई 3-4 राज्यों से बोली जाती है, तो वो एक पॉकेट है और पूरे देश में भी और संसार में भी भोजपुरी फिल्में भी बनी हैं। मारवाड़ी भी हमारा एक क्षेत्र है जिसमें बोली जाती है। तो आपने शब्द यूज किया मारवाड़ी, तो राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो मारवाड़ क्षेत्र के नहीं हैं, तो हम उनको कहते हैं राजस्थानी हैं। ये जो ऑल इंडिया रेडियो पे जिसका समाचार प्रकाशन होता है, वो प्रसारित होता है, दूरदर्शन में जो बोली जाती है भाषा, उसमें सभी भाषाओं के जो हमारी बोलियां हैं, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, जितनी भी बोलियां हैं, हाड़ोती, उनका एक मिक्सचर है। तो इसलिए राजस्थानी को मान्यता देने में कोई हर्ज नहीं है। हम दिशा में लगे हुए हैं, प्रयास जारी है। अथे थारो इलेक्शन रो कैंपेन चल रहा है, क्या बोलोगा थे? क्योंकि आपने तो लहसुन की चटनी भी रखी है, उतनी ही मिर्ची भी है राजनीति में, उतना ही गुड़ भी है। थाने वो और दियो कि नहीं दियो? मैं ते को नहीं दिया, भूल जाओ थे। ओहो, ओ है खांड ही ने केवा मैं थे जानो के खांड में बिल्कुल जानू मैं, इरो मारो फेवरेट है। फेवरेट है। इसमें घी भी डालो, थोड़ो घी डालो, પછી मैं देखो थे आनंद। तो ये मारवाड़ी डिशेस हैं जो मुझे खिलाई जा रही हैं सुबह सुबह नाश्ते पर। और इसकी खासियत ये है कि जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं, भी गाय रो है, क्योंकि राजस्थान में हरियाली कम होती है, लेकिन फिर भी रंगों से सराबोर रहता है राजस्थान। और ये उसी की एक तस्वीर है जिसमें भांति भांति प्रकार के व्यंजन होते हैं जो सूखे रेगिस्तान में बनते हैं, वहीं पर पैदा होते हैं, वहीं खाए जाते हैं, कई दिनों तक चलते हैं, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान में होते हुए गुजरना पड़ता है। लेकिन राजनीति का भी अपना अनुभव रहता है। फिलहाल अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी और मनोज त्रिपाठी के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है।